हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे पुलिस रिपोर्ट। आप पुलिस थाने में जाकर के कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और उस रिपोर्ट को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, उसके बाद फिर क्या कार्रवाई होती है, आपको रिपोर्ट कौन सी दी जाती है और रिपोर्ट के बाद फिर पुलिस क्या करती है, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, रिपोर्ट के लिए जब आप थाने जाएंगे तो रिपोर्ट करने कौन जा सकता है? पीड़ित। पीड़ित कौन होता है? जिसके साथ घटना घटित होती है। पीड़ित में जिसके साथ मारपीट की गई हो, जिसका किडनैप किया गया हो या जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। अगर एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है या किसी का मर्डर हो जाता है तो उसका परिवार पीड़ित माना जाता है। लेकिन साधारण लड़ाइयों में जो भी पीड़ित रहता है वो रिपोर्ट कर सकता है। दूसरी कंडीशन, क्या आरोपी भी रिपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल हाँ, आरोपी भी रिपोर्ट कर सकता है। आप लोगों ने बहुत से केसों में देखा होगा कि अरे वाह, सामने वाला सिर काट के ले गया थाने, तो वहां जब वो पहुंचता है तो उसकी सूचना पर फिर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। ऐसे ही परिवार वाले रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पड़ोसी भी। मतलब एक कोई पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति या तो स्वयं कर सकता है या जिसने घटना की है वो आरोपी कर सकता है, प्लस पीड़ित व्यक्ति का परिवार हो, पीड़ित व्यक्ति का रिश्तेदार हो, पीड़ित व्यक्ति का पड़ोसी हो, राहगीर हो, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस द्वारा स्वयं फरियादी बन के कार्रवाई की जाती है। जैसे अस्पताल से मेमो प्राप्त होता है, अब चूंकि पुलिस जाकर के वहां बयान ले लेती है, लेकिन अब वहां से चूंकि पीड़ित आ नहीं सकते तो स्वयं फरियादी पुलिस बन जाती है और आवेदक या पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज करती है। कुछ मामलों में फरियादी पुलिस ही रहती है, जैसे सट्टा, दारू, जुआ, जो माइनर एक्ट की कार्रवाइयां होती हैं, जो ये अवैध तरीके से जो धंधे होते हैं उनको रोकथाम के लिए जो पुलिस कार्रवाइयां करती है, जिनमें गिरफ्तारियां करती है, तो उनमें पुलिस स्वयं फरियादी रहती है। स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान मतलब होता है कि कोई घटनाक्रम है और वो पुलिस की नॉलेज में आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो वायरल हुए, कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को मार रहा है, तो उन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस संज्ञान लेती है और उन वीडियो के आधार पर एफआईआर कायम कर लेती है। तो ये तो हुआ दोस्तों रिपोर्ट कौन कौन व्यक्ति करवा सकता है। अब आपसे अगर कोई कहता है कि आप पीड़ित को ही लेकर के आओ, पीड़ित नहीं पहुंच पा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके परिवार वाले भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। नियम तो है कि पीड़ित के पास ही पुलिस पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब बात आती है जो रिपोर्ट लिखी जाती है, वो रिपोर्ट कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिए, एक होती है एफआईआर, एक होती है एनसीआर। अब एफआईआर जो होती है 154 सीआरपीसी के तहत लिखी जाती है, एनसीआर 155 सॉरी 155 सीआरपीसी के तहत लिखी जाती है। तो एक्चुअली में हम अपनी भाषा में कहें तो ये पक्की रिपोर्ट है और वो कच्ची रिपोर्ट है। अब पक्की रिपोर्ट कच्ची रिपोर्ट में अंतर, मतलब पक्की रिपोर्ट में आदमी को अरेस्ट करके या नोटिस दे करके न्यायालय चालान पेश किया जाता है। कच्ची रिपोर्ट में न्यायालय में आप परिवार पेश करते हैं, फिर न्यायालय आदेश करता है, तो फिर पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। तो अब इसमें और थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगर एफआईआर हो गई तो फिर क्या होगी। एफआईआर जो होती है, एफआईआर दो प्रकार की होगी। कैसी होगी एफआईआर आपकी? दो प्रकार की होगी, जमानती धारा की, अजमानती धारा की। देखिए, जो आईपीसी है अभी चूंकि नया जो संशोधन होके आया है, उसमें भी सारी चीजें हो या पुराने में हो, तो स्पष्ट रहता है कि कौन सी धारा में जमानती है। जमानती मतलब 3 साल तक की सजा का प्रावधान है या 3 से ज्यादा का प्रावधान है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, 7 से अधिक का प्रावधान है। तो एक कैटेगरी डिवाइड की गई है कि 7 साल तक के अपराधों में आप उनको जमानती मान के चलते हैं, 7 से अधिक आप अजमानती मान के चलते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे 25-27 आर्म्स एक्ट, 34(2), जो माइनर एक्ट के जो विविध अधिनियम वाले हैं, एक्ट वाले हैं, उनमें कुछ सजा कम रहती है लेकिन अजमानती रहते हैं। तो सीधी सी बात है, हम समझेंगे जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है आपके खिलाफ तो फिर पुलिस क्या करेगी? आपको जमानत पे छोड़ सकती है, धारा 41 का नोटिस दे करके। उसके बाद मान के चलो पुलिस को लगता है कि नहीं, हम आपको नहीं छोड़े, आप अपराधी हो, फिर से अपराध कर सकते हो, तुरंत भाग सकते हो या डरा धमका सकते हो या दबाव में डाल सकते हो सामने वाले को, बयान बदला सकते हो, तो वो फिर क्या करती है पुलिस? रीजन के साथ में सामने वाले को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट को, पुलिस को बताना होता है, कारण लिखना पड़ता है कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को। तो ये हो गई कंडीशन। दूसरी होती है अजमानती। अजमानती में सीधे नोटिस ना देकर के गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट में कुछ दिन रहने के बाद सामने वाले को जमानत मिल जाती है
और जिन मामलों में सामने वाले को जमानत नहीं मिलती है, कोर्ट में ही है, मतलब वो सामने वाला जेल में ही है आरोपी, तो उन मामलों में पुलिस की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें 60 दिन के अंदर आपको चालान पेश करना है, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें आपको 90 दिन के अंदर चालान पेश करना है। 60 दिन मतलब जिन मामलों में सजा 10 वर्ष तक की है, उन मामलों में पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट पुटअप करनी है, और जिन मामलों में अपराध की सजा 10 वर्ष से अधिक है, उनमें 90 दिन। अगर इस बीच में आप अगर चालान पेश नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट सामने वाले मुलजिम को डिस्चार्ज कर देगी। तो इसलिए विशेष तौर पर पुलिस अधिकारी या पुलिस विवेचक जो भी हैं वो ध्यान रखें कि जब भी आप किसी मुलजिम को अरेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर संगीन अपराध है, तो उसकी विवेचना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके समय रहते ही चालान पेश करें, वरना एक तो मुलजिम छूटेगा छूटेगा और आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खड़ी हो जाएगी। तो अब जो जेल जाने के बाद 2, 4, 8 दिन में छूट जाते हैं, उन केस में आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है चालान पेश करने का। तो दोस्तों ये तो हुई एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट से संबंधित क्या कार्रवाइयां होती हैं उसके बारे में हमने बताया। तो ऐसे ही हम आपको अपने वीडियोस में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए ताकि आपको हम पूरा का पूरा जो भी हमारे पास है नॉलेज है हम आपको देते रहेंगे। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं शिक्षा के पर्पज से बना रहे हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। थैंक यू दोस्तों।